तो आइए हम लोग जो है आज 10वीं क्लास का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेरा चैनल का नाम जो है आरके स्टडी चैनल है। ठीक है, उस पर आइएगा तो आपका जो है ज्योग्राफी का हर एक वीडियो मिलेगा और हर एक चैप्टर का मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं आज 10वीं क्लास का ज्योग्राफी, वो है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, उसको शुरू करने से पहले हम लोग ये जो आता है भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर, वो किस में आता है? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में आता है। भूगोल किसे कहते हैं? सबसे पहले ये होगा। तो भूगोल जिसके अंतर्गत हम लोग भूमि के बारे में या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। भूमि के बारे में या पृथ्वी के बारे में अर्थात संसाधन के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। और भूगोल का एक पिताजी है। भूगोल का पिता जो है वो इरेटोस्थनीज है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज। अब ज्यादा वीडियो को लॉन्ग ना लेते हुए हम लोग जो है चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत कहने का मतलब हमारा प्रिय महान देश है ना। संसाधन एवं उपयोग, संसाधन किसे कहते हैं? तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को क्या करती है? पूर्ति करती है। तब उसे क्या कहा जाता है? संसाधन। पहला संसाधन, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को क्या करती है? पूर्ति करती है, उसे संसाधन कहा जाता है। उपयोग, उपयोग कहने का मतलब होता है प्रयोग। संसाधनों का किस प्रकार जो है प्रयोग करना है। जब तक संसाधन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उपयोग नहीं किया जाएगा, तो मानव की आवश्यकता जो है पूर्ति कैसे होगी? नहीं ना होगी, नहीं। तो उपयोग कहने का मतलब होता है प्रयोग, और प्रयोग करना है तो किसका प्रयोग करना है? संसाधनों का। किसका? संसाधनों का। अब देखिए संसाधन, और एक भूगोलविद ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह किसका कथन है? जिमरमैन का है। लिखेंगे कम लेकिन समझिएगा ज्यादा, बोलेंगे ज्यादा, समझिएगा ज्यादा। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? जिमरमैन का। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा? जिमरमैन ने कहा। और संसाधनों को वर्गीकरण किया गया है। संसाधनों को वर्गीकरण, तो संसाधनों को कई वर्गों में जो है वर्गीकरण किया गया है। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो 2 भागों में। संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 2 भागों में वर्गीकरण किया गया। पहला जो है जैव और दूसरा जो है अजैव। पहला जैव और दूसरा अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया? 2, जैव और अजैव। जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन सुनिए, वैसे संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है। वैसे संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है या जिसमें जान पाया जाता है, जान आने के प्राण पाया जाता है, तब वैसे संसाधन को ही हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन फिर से समझिए, वैसा संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, आप जान पाया जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? जैव संसाधन कहा जाता है। दूसरा जो है वो अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता, जिसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है या जिसमें जान नहीं पाया जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन। अब देखिए दोनों का एग्जाम्पल, जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाएगा, जिसमें जान पाया जाएगा, उसे हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जो। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है।
पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है या जिसमें जान यानी कि प्राण या आत्मा पाया जाता है, तब उसे जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी जो हो गया वो जैव संसाधन के अंतर्गत हो गया। और दूसरा अजैव संसाधन, ठीक इसके विपरीत, इसमें सजीवों का लक्षण पाया जा रहा था, इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। वैसे संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है या जिसमें जान नहीं पाया जाता है, तब उसे जो है अजैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन जैसे क्या होगा, घर, पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, नदी, झील, समुद्र, सागर, महासागर, क्या ये सभी में जो है जान पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो जो होगा वो अजैव संसाधन के अंतर्गत। और खनिज भी जो है एक प्रकार का अजैव संसाधन है। खनिज किसे कहते हैं वो आगे अभी बताएंगे, अब यहाँ समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो नवीकरणीय संसाधन होता है और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय कहने का मतलब होता है नया और अनवीकरणीय का मतलब नया नहीं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण किया जा सकता है। जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण किया जा सकता है, तब उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सभी जो हो गया वो नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण या प्राप्त नहीं किया जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे एक बार जैसे किसी भी जलावन पदार्थ को जब हम लोग जला लें, उसको हम लोग पुनः जला सकते हैं क्या? नहीं। या पुनः निर्माण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किस संसाधन का एग्जाम्पल है या उदाहरण है? तो उत्पत्ति उपयोगिता के आधार पर ही नवीकरणीय और अनवीकरणीय है। उपयोगिता के आधार पर। अब अगला समझते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। और दूसरा जो है वो सामुदायिक संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय। अब समझते तीनों का डिफिनेशन क्या होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार या आधिपत्य होता है। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार या आधिपत्य होता है, तब उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे क्या होगा? जैसे घर होगा, जैसे ये मेरा मोबाइल होगा, जैसे ये मेरा कोट होगा। यानी कि ये जो है संसाधन वो व्यक्तिगत संसाधन है। कैसा संसाधन है? व्यक्तिगत। इस पर किसी और व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है ना? इस पर किसी और व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। और दूसरा जो है वो सामुदायिक संसाधन है। कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन।
तो वैसा संसाधन जिस पर समाज के हर एक व्यक्तियों का अधिकार या आधिपत्य होता है, वैसा संसाधन जिस पर समाज के हर एक व्यक्तियों का अधिकार या आधिपत्य होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे क्या हो सकता है? जैसे क्या ये मोबाइल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पर मेरा ही सिर्फ अधिकार है, गांव घर टोला मोहल्ला वाला का अधिकार नहीं है। जैसे क्या होगा? जैसे भवन, मंदिर, मस्जिद, ये सभी जो हो गया वो सामुदायिक संसाधन हो गया। भवन, मंदिर, मस्जिद, ये सभी क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन। और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा कौन सा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है या जो राष्ट्र के अंदर पाया जाता है। राष्ट्र का मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब होता है देश। क्या होता है? देश। राष्ट्र का मतलब देश होता है। तो राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो देश के भीतर आने के राष्ट्र में ही पाया जाता है, तब उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे अपना देश में जितना भी संसाधन पाया जा रहा है वो राष्ट्रीय संसाधन, और जो अपना देश में नहीं है, देश के बाहर है, कोई और देश में, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जहां भी है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो अपने देश से दूसरे देश में पाए जाते हैं, यानी कि बाहर वाले देश में पाए जाते हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। वैसे संसाधन जो देश के बाहर पाया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय, और जो देश के भीतर पाया जाता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर, विकास जैसे बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो किस प्रकार विकास कर सकता है, तो उसमें सबसे पहले विकास करने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जरूरी है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन समझते हैं, मानव विकास क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, समझिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है तो उसके बदले में कुछ आमदनी भी मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विकास करता है, तब उसे जो है हम लोग मानव विकास कहते हैं। मानव, मानव कहने का मतलब मनुष्य। तो विकास की स्थिति के आधार पर आइए, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित संसाधन, जिसको हम लोग संचित कोष संसाधन भी कहते हैं। पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा जो है वो संचित संसाधन, जिसको हम लोग संचित कोष संसाधन भी कहते हैं। अब एक करके समझिएगा। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसकी होने की संभावना होती है, जिसकी होने की संभावना होती है उसे संभाव्य संसाधन कहा जाता है। और दूसरा विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है, वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है उसे हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। और भंडार संसाधन, वैसे संसाधन जो भंडार के रूप में पाया जाता है, वैसे संसाधन जो भंडार के रूप में पाया जाता है उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। और संचित कोष संसाधन या संचित संसाधन, वैसे संसाधन जो भंडार ही संसाधन के अंश पाए जाते हैं, वैसे संसाधन जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं या अंश पाए जाते हैं, तब उसे हम लोग संचित संसाधन या संचित कोष संसाधन कहते हैं, या संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन कहते हैं। तो यहां तक समझ में आया होगा और बाकी आगे बढ़ते हैं। आइए, कहा जाता है कि किसी देश की तट रेखा से,
किसी देश की तटरेखा से कितना किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो कितना किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र? 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र। जैसे 200 किलोमीटर दूरी, तो तटरेखा कहने का मतलब समझिए पहले, किसी देश की तटरेखा। तटरेखा का मतलब होता है कि यहाँ तक मान लिया जाए ये देश है और यहाँ के बाद कोई और देश प्रारंभ हो रहा है। यहाँ तक किसी देश की सीमा है, इधर मान लिया जाए भारत है, तो इधर जो देश शुरू हो रहा है या इधर जो देश शुरू हो रहा है वो तट रेखा, जिसको हम लोग बॉर्डर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्डर भी बोलते हैं। तो किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आगे समझिए, कहा जाता है कि गुजरात के भुज में जो है सौर ऊर्जा का, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है? वैसी ऊर्जा जिसकी प्राप्ति हमें सूर्य के प्रकाश एवं सौर सेलों की मदद से होती है, तब उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम, आधुनिक यानी कि वर्तमान समय में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम जो है बड़े स्तर पर कहाँ लगाया जा रहा है? तो गुजरात के भुज में। बताइएगा, सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम जो है बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है? गुजरात के भुज में। गुजरात के भुज कोई जगह है, वहां पर सौर ऊर्जा का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। अब समझिएगा संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन तो पहले ही बता चुके हैं, नियोजन कहने का मतलब होता है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधन नियोजन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब इधर आइए, करा खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार। खनिज किसे कहते हैं उसको पहले समझिए। खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार। कोयला एक प्रकार का खनिज ही है, तब उसको हम लोग नवीकरणीय अनवीकरणीय में देखेंगे। पहले खनिज समझते हैं। खनिज किसे कहा जाता है? तो वैसा पदार्थ जिसे भूमि के अंदर से खोद करके निकाला जाता है, वैसा पदार्थ जिसे भूमि के अंदर से खोद करके निकाला जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज। तो कोयला जो है एक प्रकार का खनिज है और यह जो है अनवीकरणीय संसाधन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका एक बार उपयोग जब हम लोग करेंगे, उसके बाद उसका पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं और इसकी प्राप्ति जो होती है हमें भूमि के अंदर से ही खोद कर होती है। जैसे करा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयला का जो है वो प्रचुर भंडार है, खनिज का जो है प्रचुर भंडार है। और खनिज के अंतर्गत सिर्फ कोयला ही नहीं, पेट्रोलियम, किरोसिन तेल जिसको हम लोग मिट्टी तेल भी बोलते हैं, धातु, ये सभी जो हम लोग को प्राप्त होता है वो भूमि के अंदर से ही प्राप्त होता है। तो खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार किन किन राज्यों में है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अब आगे बढ़िए, करा है चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में। चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में कौन धनी है? तो बिहार। कौन है? बिहार। चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में कौन धनी है? बिहार।
बिहार। तो बिहार में अत्यधिक मात्रा में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर एवं पाइराइट। चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में जो है बिहार धनी है। धनी कहने का मतलब अमीर है। और कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन। बिहार में तो चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिज अधिक मात्रा में पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखना, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि उसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त या निर्माण किया जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है किस संसाधन की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, या अरुणाचल प्रदेश में कौन से संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो जल संसाधन। कौन से संसाधन? जल संसाधन। और आगे का राजस्थान में सौर ऊर्जा जो अभी बताए हैं, सौर ऊर्जा यहाँ भी देखो बताए हैं, जिसकी प्राप्ति हमें, या वैसी ऊर्जा जिसकी प्राप्ति हमें सूर्य के प्रकाश एवं सौर्य सेलों की मदद से होती है, तब उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुर मात्रा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुर मात्रा है। सौर ऊर्जा तो बताएं, पवन ऊर्जा क्या होता है? वैसी ऊर्जा जिसकी प्राप्ति हमें पवन चक्कियों के द्वारा होती है, तब उसे हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। तो पवन ऊर्जा की प्रचुर मात्रा कहाँ है? राजस्थान में। और पवन ऊर्जा के साथ साथ या सौर ऊर्जा के साथ साथ जो है कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। अगला करें संसाधन नियोजन के संदर्भ में। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? यहाँ तुरंत अभी बताए हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि विवेकपूर्ण, यानी कि दिमाग लगाकर, ये नहीं कि अंधाधुंध उपयोग करना है। संसाधन नियोजन के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम कहने का मतलब पहला, और पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है वैसी योजना जो हरेक 5 वर्षों पर चलाया जाता है, तब उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो संसाधन नियोजन के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चलाया गया था, वो कब चलाया गया था? तो 1951 में चलाया गया था। और 1951 में जब चलाया गया था तो कब, 1951 से कब तक चला था? तो 1956 तक चला था। 1951 से 1956 तक चला था। और इसी प्रकार एक ही पंचवर्षीय योजना नहीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, जिसमें पर्यावरण को भी संतुलित करने का उद्देश्य था, कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि करने का उद्देश्य था, और उद्योगों को विकास करने में भी जो है उसका उद्देश्य था। तो पंचवर्षीय योजना वैसी योजना। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, बाकी